प्यारे बच्चों, आज हम भौतिकी की पहली इकाई स्थिर वैद्युतिकी के पहले अध्याय वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब हमने स्थिर वैद्युतिकी का नाम लिया तो स्थिर वैद्युतिकी का उत्तर भी हमें इससे मिलना चाहिए। स्थिर मतलब स्थिर है, वैद्युतिकी मतलब आवेश। भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेश स्थिर रहता है का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी। अब आवेश क्या है? जिस तरह से हमारे पास मूल राशियां हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान मूल राशि है, इसी तरह वैद्युत आवेश भी मूल राशियों की तरह कार्य करता है। क्योंकि धारा एक मूल राशि है तो आवेश प्रवाह की दर धारा होती है। अब ये कोई वस्तु आवेशित कैसे होती है और आवेश के कितने प्रकार होते हैं? देखो, दो वस्तुएं जिनमें एक में इलेक्ट्रॉनों को देने की प्रवृत्ति होती है और दूसरी वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉनों के लेने की प्रवृत्ति होती है को आपस में रगड़ा जाता है, तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को देती है, इलेक्ट्रॉन देती है, वो घनात्मक आवेश होता है। उस पे कौन सा आवेश होता है? घनात्मक। जो इलेक्ट्रॉन लेती है उस पे ऋणात्मक आवेश होता है, जिसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब आवेश कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। वो वस्तुएं जो इलेक्ट्रॉनों को देती हैं वो घनात्मक आवेश होता है, और जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन लेती हैं उन पे कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक साहब। अब कैसे कोई वस्तु घनात्मक होती है, कैसे कोई वस्तु ऋणात्मक होती है, इसे इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर समझेंगे। इलेक्ट्रॉनों का मॉडल। कोई भी एटम किससे बना हुआ है? जिसे परमाणु कहते हैं। किससे बना है? तीन मूल कणों से बना हुआ है। परमाणु जो है ना, एटम कितने कणों से बनकर बना है? परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके क्या बनाते हैं? नाभिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? नाभिक। तो नाभिक पे कैसा आवेश होता है? घनात्मक आवेश होता है। ये हमारा एक नाभिक है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। विभिन्न कक्षाओं में स्थिर कक्षाएं होती हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बीच में डॉटेड आ गई। इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होता है, इसे क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको किसी भी मोड से ऊर्जा दे दी जाती है तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और इसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो आपका पदार्थ है उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, सब्सटेंस से। ये जो परमाणुओं के बीच में स्पेस मतलब जो रिक्त स्थान होता है उसमें घूमते रहते हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन पदार्थ से बाहर जाएंगे। तो जो इनके आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हमने पदार्थों का वर्गीकरण किया। कैसे वर्गीकरण किया हमने पदार्थों का? कितने प्रकार के पदार्थ हम अभी ये डिस्कस करेंगे? दो ही, चालक और दूसरा हम जाएंगे कुचालक।
वो पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है चालक कहलाते हैं, जैसे सभी प्रकार की धातुएं। कुचालक वो वस्तुएं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या तो बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है, कुचालक कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबर, बैकलाइट। तो ये इसके आधार पर हमने किसकी व्याख्या कर दी? पदार्थों की व्याख्या कर दी। अब हम नेक्स्ट उसमें आते हैं इलेक्ट्रॉनों के गुण, सॉरी आवेशों के गुण। अब इलेक्ट्रॉन याद रह रहा है, आवेशों के गुण। आवेश जो हमारे पास है, कैसे वस्तु आवेशित होती है? जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है उसमें कौन सा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है उसमें कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। गुण, आवेशों के गुण। पहला क्या है? योज्यता। वैद्युत आवेशों की योज्यता। देखो कभी में भी मैं एक निकाय की बात करूंगा तो निकाय में एक वस्तु नहीं होगी, एक या एक से ज्यादा वस्तु होंगे, उसे हम निकाय कहेंगे। ठीक है। अगर मैं किसी विलगित निकाय की बात करता हूं तो उस निकाय पर किसी और आवेश आसपास की वस्तुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे पास एक विलगित निकाय है जिसमें यहां पे +Q है, यहां -2Q है, यहां पे +3Q है और यहां पे +2Q है। अब जब मैं इसका कुल आवेश, जो वैद्युत आवेश की योज्यता क्या कहता है? विलगित निकाय पे उपस्थित कुल आवेश उसके विभिन्न बिंदुओं पर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। तो Q नेट क्या हो गया? Q कुल आवेश कितना हो गया? +Q -2Q +3Q -2Q। तो कितना बच गया? +4Q। दूसरा होता है क्वांटिमीकरण। आवेशों का क्वांटिमीकरण, क्वांटाइजेशन कहते हैं इसे। ठीक है। क्वांटिमीकरण क्या कहता है? कि किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से स्थानांतरित होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा तो पूर्ण रूप से स्थानांतरित होगा, 10 होंगे तो 10। ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन अब चला जाए, आधा इलेक्ट्रॉन बाद में जाए। तो आवेशों का क्वांटिमीकरण कहता है कि किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यह पूर्ण गुणज में n क्या हो गया? 1 2 3 एंड सो ऑन। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, तो n क्या हो गया? 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमें कौन कौन से आवेश मिल जाएंगे इसमें? Q +E +2E +3E, ये सही है। -E -2E -3E, ये सही है। लेकिन जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएंगी जैसे +1.2E, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। और अगर ये Q = कोई माइनस में आवेश लिखूंगा तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से स्थानांतरित हो रहा है। फिर थर्ड गुण आता है संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम क्या कहता है? ना तो वैद्युत आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जाता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। अब निकाय में 2 या 2 से ज्यादा वस्तुएं होंगी। ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहेगा? नियत रहेगा। अब कैसे नियत रहेगा? देखो, हमारे पास एक गिलास की छड़ है और ये एक रेशम का कपड़ा है। ठीक है। ये छड़ है गिलास की और ये किसका कपड़ा है? रेशम का। गिलास की छड़। अब इन्हें रगड़ा नहीं है, रगड़ने से पूर्व कुल आवेश क्या है? 0। ना तो इस पे आवेश है ना इस पे आवेश है। रगड़ने पर जब हमने इसे रगड़ा तो ग्लास छड़ में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति थी। जब हमने रेशम के कपड़े को, जैसे ये रेशम का कपड़ा मान ले, छड़ मान ले, ऐसे रगड़ा तो ग्लास की छड़ की प्रवृत्ति क्या थी? वो इलेक्ट्रॉन देगा।
और रेशम के कपड़े की प्रवृत्ति क्या थी, वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जितना धनात्मक आवेश छड़ पे उत्पन्न हुआ उतना ही ऋणात्मक आवेश किस पे उत्पन्न हुआ, कपड़े पे उत्पन्न हुआ। तो कुल आवेश कितना हो गया, क्यू नेट मतलब क्यू कुल आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो गया, 0। राइट। अब फोर्थ आता है योज्यता, सॉरी अचरता। योज्यता तो हम कर चुके हैं। वैद्युत आवेशों की अचरता का नियम, यदि कोई वस्तु आवेशित वस्तु स्थिर है तब भी उस पर उतना ही आवेश होगा, अगर वस्तु चल रही है गतिमान है तब भी उतना उस पर आवेश होगा। यह अचरता का नियम कहलाता है। स्थिर में इज इक्वल टू क्यू गतिमान में। और फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, देखो समान आवेश प्रतिकर्षित करता है और विपरीत आवेश आकर्षित करता है। हम इसको कैसे समझेंगे, हमने गिलास की छड़ को लटका रखा है, इस पे प्लस आवेश है, इसके बाद दूसरी गिलास की छड़ लाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भागते हैं। दूसरे प्रयोग में हम एक गिलास की छड़ लेते हैं, उसके पास क्या लाते हैं, हम एबोनाइट की छड़ लाते हैं, तो ये एबोनाइट की छड़ पे ऋणात्मक आवेश होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। साहब अब इस टॉपिक के बाद हम आते हैं, इसी को हम आगे करेंगे कि समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। राइट। अब हम कूलाम के नियम पे आ रहे हैं। कूलाम का नियम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, जिसको हम बहुत हर चैप्टर में हर अध्याय में इसका नियम आ जाएगा। इसको बहुत ध्यान से समझना है। किस चीज का नियम करने जा रहे हैं हम, कूलाम का नियम। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान, देखो दो बिंदु आवेश है, समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण होगा। दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को इकट्ठा किया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक नियतांक आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एक नियत वैल्यू होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसे कहते हैं निर्वात में विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। इसका मान क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सब अभी इन दोनों आवेशों के बीच में निर्वात या वायु थी। अब इनके बीच में कोई माध्यम भर दें, जैसे जल, कांच, कोई भी, जिसका परावैद्युत नियतांक K है, तो बल पे क्या फर्क पड़ेगा। जब हम दो बिंदु आवेशों के बीच में कोई परावैद्युतांक कोई माध्यम भर देते हैं, ठीक है, परावैद्युत माध्यम जिसका परावैद्युत नियतांक क्या है, K है, तो अब बल कितना कार्य करेगा, Fm इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये जो K है, जो परावैद्युत नियतांक है, ये हमेशा एप्सिलॉन नॉट के गुणज में आता है। ये ऊपर होगा तो ऊपर आएगा, नीचे होगा तो नीचे आएगा। बाकी बल वही है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हमने क्या किया, 1/K बाहर ले लिया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Fm इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/Kf। मतलब जो बल है वो कम हो जाएगा।
राइट। अब ये कूलाम का नियम क्या है? बहुत छोटी दूरी से बड़ी दूरी तक काम करता है और एक प्रयोगात्मक नियम है। और इसमें क्या होता है, अगर दो बिंदु आवेशों के बीच में आप बल निकाल रहे हैं, तीसरा बिंदु आवेश उपस्थित है, तो उसकी उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। हमारा है नेक्स्ट टॉपिक आपका, जिसे कहते हैं बलों का अध्यारोपण। बलों का अध्यारोपण क्या होता है? बलों का अध्यारोपण, एक बिंदु आवेश है हमारे पास ये Q0, इससे R1 दूरी पे Q1 आवेश है, R2 दूरी पे Q2 आवेश है, R3 दूरी पे Q3 आवेश है और Rn दूरी पे Q1 आवेश है। अब इन बिंदु आवेशों पे क्या है, हमें बल की गणना करनी है। किस पे? Q0 पे। तो जैसा मैं अभी बता रहा था, अगर हम दो बिंदु आवेशों के बीच में बल की गणना करेंगे, बाकी जो आवेश होंगे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको मतलब हम नेग्लेक्ट मानेंगे, वो उपस्थित ही नहीं है। जैसे मैं Q0 और Q1 के बीच में बल निकालूंगा तो Q2, Q3 और Qn क्या है, एक हमने निकाल लिया जो n कणों से मिलकर बना है, n बिंदु आवेशों से। तो जब मैं Q1 और Q0 के बीच में बल निकालूंगा, बाकी सब बिंदु आवेशों को क्या मानूंगा? निरस्त मानूंगा, है ही नहीं, उपस्थित ही नहीं है। तो जो कुल बल लग रहा है Q0 पे, वो क्या हो जाएगा? सदिश बीजगणितीय योग। कौन सा? सदिश बीजगणितीय योग। कैसे होगा सदिश बीजगणितीय योग? देखो F0, F01 निकाल रहा हूं, 1/4πε0 Q0 Q1 R1 स्क्वायर और ये R1 कैप। क्यों? मैंने सदिश बल, मतलब मैंने वेक्टर साइन लगाया, मैं सदिश बल को निकाल रहा हूं, सिंपल बल को नहीं निकाल रहा हूं। तो ये R1 कैप क्या दिखाएगी? इकाई सदिश है जो दिशा को दर्शाएगा। अब F2 1/4πε0 Q1 Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप। F0n 1/4πε0 Q0 Qn Rn स्क्वायर Rn कैप। जब इन बलों का मान रखेंगे तो कैसे हो जाएंगे? 1/4 Q0 Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप, 1/4 Q0 Q2 R स्क्वायर R2 कैप प्लस 1/4 Q0 Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। 1/4πε0 और Q0 कॉमन ले लूंगा मैं, तो ये आ जाएगा सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, तो ये जाएगा QI RI का स्क्वायर और RI कैप। इसमें क्या है ना, अगर दो आवेश है तो I1 इज इक्वल टू 1 से 2 तक ले लेंगे, 10 है तो I1 इज इक्वल टू 1 से 10 तक ले लेंगे, तो ये बीजगणितीय होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है सतत आवेश वितरण। क्या काम है ना आपको? सतत आवेश वितरण। क्या होता है सतत आवेश वितरण? जब किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। कौन सा आवेश कहते हैं? सतत आवेश वितरण। इस सतत आवेश वितरण में क्या होता है कि किसी वस्तु में आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये 3 प्रकार के होते हैं: रेखीय सतत आवेश वितरण, क्षेत्रीय सतत आवेश वितरण और आयतन। रेखीय में क्या होता है? एक छड़ है, एक मेरे पास तार है, पतला तार है, उस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। कितना? Q आवेश। इस छड़ की तार की लंबाई L है, तो लैम्डा क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व। इसको क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। मतलब जो आवेश एकांक लंबाई पे जो आवेश है वो क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व। इसका मतलब क्या है? कूलाम प्रति मीटर।
जब हमारा आवेश किसी क्षेत्रफल पे एक समान रूप से वितरित हो उसे कहते हैं क्षेत्रीय आवेश वितरण। यहां पे आवेश Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, कितना क्षेत्रफल है A, तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा Q/A, इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आयतन, यह आयतन है आपका, किसी उस पे एक समान रूप से आवेश वितरित है, Q आवेश, कितना आयतन है V, तो रो क्या कहलाएगा आयतनात्मक आयतन घनत्व। जैसे क्षेत्रीय घनत्व कहला रहा था, ये रेखीय घनत्व कहला रहा था, ये आयतन घनत्व कहलाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी Q/V, इसका मात्रक क्या होगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो बेटे मैंने एक पहले लेक्चर में बहुत आसान भाषा में आपको इस अध्याय को समझाने की कोशिश करी है। अगर मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरा आपसे वादा है कि मैं अगर आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है तो इसी सरल भाषा में मैं आपको बाकी अध्याय पूरे के पूरे YouTube में मतलब ऑनलाइन देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।